हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज है 24 अगस्त 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से। आज के सेशन का पहला टॉपिक है लोकायन 26 समुद्री अभियान के तहत भारतीय नौसेना का 3 मस्तूलों वाला नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी 22 अगस्त 2026 को लिस्बन, पुर्तगाल पहुंचा। यह इसकी 15वीं बंदरगाह यात्रा है और इसका उद्देश्य मित्र देशों के साथ समुद्री सहयोग एवं सद्भावना को मजबूत करना है। लोकायन 26 अभियान के तहत INS सुदर्शनी 22 अगस्त 2026 को किस शहर पहुंचा? तो ये लिस्बन में पहुंचा। INS सुदर्शनी ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में प्रवेश किया। यह लोकायन 26 अभियान के दौरान इसकी 15वीं पोर्ट कॉल है। INS सुदर्शनी किस प्रकार का पोत है? तो ये नौकायन प्रशिक्षण पोत है। आपको बता दें INS सुदर्शनी भारतीय नौसेना का 3 मस्तूलों वाला सेलिंग ट्रेनिंग शिप है, जिसका उपयोग नौसैनिकों को पारंपरिक नौकायन एवं समुद्री कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK ने 23 अगस्त 2026 को अपना 33वां दिवस मनाया। कार्यक्रम में 900 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया। आयोग ने सफाई कर्मचारियों की गरिमा, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास पर जोर दिया तथा मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने की बात कही। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1994 में हुआ था। NCSK का गठन 1994 में हुआ था। वर्ष 2026 में आयोग ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार पर रोक और उनके पुनर्वास से संबंधित अधिनियम किस वर्ष लागू हुए? तो ये 2013 में लागू हुए। हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार पर रोक और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 का उद्देश्य मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करना और प्रभावित लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। UNCCD COP17 का आयोजन उलान बातर, मंगोलिया में हुआ, जहां भारत ने भूमि पुनर्स्थापन और सूखा प्रतिरोधक क्षमता के लिए पर्याप्त पूर्वानुमानित और सतत अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण की मांग की। भारत ने ग्रीन क्रेडिट, सोवरियन ग्रीन बॉन्ड्स और कॉम्पनसेशन एफॉरेस्टेशन जैसी पहलों को अपने वित्तीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। UNCCD COP17 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये मंगोलिया में किया जा रहा है। UNCCD COP17 की मेजबानी उलान बातर, मंगोलिया कर रहा है। UNCCD का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन है। भारत ने भूमि पुनर्स्थापन के लिए निम्न में से किस बाजार आधारित पहल को प्रमुखता से प्रस्तुत किया है? तो ये है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को। आपको बता दें भारत ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को अपने प्रमुख बाजार आधारित पहल के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से खराब हो चुकी वन भूमि के पुनर्स्थापन के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त जुटाया जा सके। तलवीरा दूसरी और तीसरी कोयला खदानें उड़ीसा ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में रिकॉर्ड 19.14 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष से 11.28% अधिक है। इन खदानों का आवंटन 2016 में NLC इंडिया लिमिटेड को किया गया था और ये घरेलू कोयला उत्पादन व ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तलबीरा दूसरी और तीसरी कोयला खदानों ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में कितना रिकॉर्ड कोयला उत्पादन किया? तो ये 19.14 मिलियन टन का है और FY 2025 से 2026 में इन खदानों का रिकॉर्ड उत्पादन 19.14 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.28% की वृद्धि है। तलबीरा दूसरी और तीसरी कोयला खदानें किस कंपनी को आवंटित की गई थी? तो ये NLC इंडिया लिमिटेड को आवंटित की गई थी। इन खदानों को 2 मई 2016 को कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015 की अनुसूची 3 के तहत NLC इंडिया लिमिटेड को आवंटित किया गया था। पनामा फ्लैग्ड बल्क करियर MV ओशियन विनर बे ऑफ बंगाल में डूब गया। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड लगभग 700 किलोमीटर पूर्व में विशाखापट्टनम के पास संयुक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। अब तक 22 लापता क्रू मेंबर्स और जहाज का डेब्रिस नहीं मिल पाया है। MV ओशियन विनर किस देश के फ्लैग के तहत रजिस्टर्ड था? तो ये
पनामा के। और आपको बता दें MV ओशियन विनर एक पनामा फ्लैग्ड बल्क करियर था। फ्लैग्ड वेसल का अर्थ है कि जहाज जिस देश में रजिस्टर्ड है वह उस देश का फ्लैग या स्टेट ज्यूरिडिक्शन रखता है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि 28 अगस्त 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लूनार एक्लिप्स होगा, जिसमें चंद्रमा का लगभग 96% भाग पृथ्वी की छाया में आएगा और वह गहरे लाल रंग का दिखाई दे सकता है। यह मुख्य रूप से नॉर्थ और साउथ अमेरिका में दिखाई देगा, जबकि यूरोप, अफ्रीका और वेस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण किस तारीख को होगा? तो ये 28 अगस्त को होगा। अगस्त 2026 का लूनार एक्लिप्स 28 अगस्त 2026 को होगा। अगस्त 2026 के चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की लगभग कितनी सतह ढकी होगी? तो ये 96% सतह ढकी होगी। इस ग्रहण में चंद्रमा की लगभग 96% कवरेज होगी, जिसके कारण चंद्रमा गहरे लाल रंग का दिखाई देगा। इससे आमतौर पर ब्लड मून जैसा दृश्य कहा जा सकता है। 24 अगस्त 2026 को ईरान पर अमेरिका की नई आर्थिक दबाव नीति की खबरों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड लगभग 2.3% गिरकर $92 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। एशियाई शेयर बाजार भी अधिकांशतः कमजोर रहे। 24 अगस्त 2026 को ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग कितने प्रतिशत गिरी? तो ये 2 से 2.3%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर कड़े आर्थिक दबाव की घोषणा के बीच ब्रेंट क्रूड 2.3% गिरकर लगभग $92 प्रति बैरल हो गया। एशियाई बाजारों में साउथ कोरिया का कौन सा प्रमुख शेयर सूचकांक 1.4% गिरा? तो ये कॉस्पी का है। और साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 1.4% गिरा। यह दक्षिण कोरिया का प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडेक्स है और इसमें बड़ी संख्या में प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी चांगए 7 लूनार मिशन के प्रक्षेपण को अचानक स्थगित कर दिया। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा पर जल बर्फ की खोज सहित चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करना है। इसे चीन के वेनचांग स्पेस लूनार साइट हाइनन से लॉन्च किया जाना था। चांगए 7 मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये है चंद्रमा पर जल बर्फ की खोज करना। चांगए 7 चीन का एक महत्वाकांक्षी लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन है, जिसमें चंद्रमा पर वाटर आइस की खोज और अध्ययन प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। चांगए 7 मिशन को कहाँ से लॉन्च किया जाना था? तो ये वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट से लॉन्च किया जाना था। चांगए 7 को चीन के दक्षिणी हाइनन आइलैंड स्थित वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट से लॉन्च किया जाना था। भारत और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल GCC ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA वार्ता के अगले चरण पर चर्चा की। भारत और GCC ने फरवरी 2026 में व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू की है, लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जून में वार्ता अस्थायी रूप से रोकी गई है। GCC में कुल कितने देश शामिल हैं? तो ये 6 देश शामिल हैं। आपको बता दें गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल एक 6 देशों का क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान शामिल हैं। भारत और GCC के बीच प्रस्तावित FTA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। भारत GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा तथा आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर नई आर्थिक पाबंदियां लगाने की तैयारी की है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसे इकोनॉमिक D-Day बताया। इसके जवाब में ईरान ने धमकी दी कि आर्थिक युद्ध जारी रहने पर वह गल्फ से होने वाले सभी ऑयल एक्सपोर्ट्स को रोक सकता है। अमेरिका की नई आर्थिक कार्रवाई को इकोनॉमिक D-Day किसने कहा? तो स्कॉट बेसेंट ने कहा। स्कॉट बेसेंट जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इन्होंने ईरान के खिलाफ प्रस्तावित आर्थिक कार्रवाई को इकोनॉमिक D-Day कहा। आर्थिक युद्ध जारी रखने पर ईरान ने किस क्षेत्र से तेल निर्यात को रोकने की धमकी दी है? तो ये गल्फ से है।
ईरान ने चेतावनी दी कि यदि आर्थिक युद्ध जारी रहता है तो वह गल्फ से होने वाले सभी ऑयल एक्सपोर्ट्स को रोक सकता है या वैश्विक ऑयल सप्लाई और एनर्जी प्राइसेस पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित नई पाबंदियों को खारिज करते हुए कहा कि ये प्रतिबंध विफल होंगे। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान के विदेश मंत्री कौन है जिन्होंने अमेरिका प्रतिबंधों को विफल बताया? तो ये है अब्बास अरागची। अब्बास अरागची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने अमेरिका की नई सैंक्शंस की धमकी को निराशा का संकेत बताया। अमेरिका पर टफेस्ट सैंक्शंस की इन हिस्ट्री लगाने की धमकी किस अमेरिकी अधिकारी ने दी? तो ये स्कॉट बेसेंट अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। SCBI ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स MCA से कंपनीज अमेंडमेंट बिल में फ्रैक्शनल शेयर्स के इश्यूएंस और होल्डिंग्स को मान्यता देने का प्रस्ताव दिया है। फ्रैक्शनल शेयर का मतलब एक पूरे शेयर से कम हिस्से का शेयर है जो मर्जर्स, बोनस या राइट्स इश्यूज जैसी कॉरपोरेट एक्शन से भी बन सकता है। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन और मार्केट लिक्विडिटी बढ़ सकती है। हालांकि वोटिंग राइट्स और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स प्रोटेक्शन को लेकर चिंताएं हैं। फिलहाल कनाडा, जापान और USA जैसे देशों में फ्रैक्शनल शेयर्स की अनुमति है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत 8 से 9 और देशों या समूहों के साथ FTA वार्ता कर रहा है जिनकी संयुक्त GDP लगभग $15 ट्रिलियन है। भारत के मौजूदा और प्रस्तावित फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के जरिए लगभग 75% वैश्विक व्यापार को कवर करने का लक्ष्य है। इससे भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत ने 24 अगस्त 2026 को गेहूं के निर्यात पर लगी लंबे समय से चली आ रही पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। इसके तहत गेहूं और गेहूं से बने उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी गई है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक अनाज आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। प्रतिबंध हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण ब्लैक सी क्षेत्र से गेहूं और अन्य अनाज की आपूर्ति प्रभावित हुई है। ब्लैक सी क्षेत्र वैश्विक अनाज व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे समय में भारत से गेहूं का निर्यात बढ़ने पर एशिया, अफ्रीका और वेस्ट एशिया जैसे गेहूं आयात पर निर्भर क्षेत्रों में वैश्विक सप्लाई प्रेशर कम करने में मदद मिल सकती है। सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स सर्विस PPI भारत में सेवाओं के क्षेत्र में उत्पादकों द्वारा प्राप्त कीमतों में होने वाले बदलाव को मापने वाला एक नया प्रोड्यूसर साइड प्राइस इंडेक्स है। इसे ऐसे क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है जिसे पारंपरिक होलसेल प्राइस इंडेक्स में पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया जा सकता था। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स और MCQs के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।